हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीजीएल एग्जाम 2024 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई 24 को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश लैंग्वेज का, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। पहला सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है, देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। आपको चूज करना है जिसमें एरर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सेंटेंस ये है कि रामायण इज एन एंशियंट संस्कृत एपिक। इट इज बिलीव्ड टू बी रिटन अराउंड 500 बीसी बिफोर क्रिस्ट टू 100 बीसी। ये कह रहा है कि ये एक एंशियंट संस्कृत का एपिक है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि ये रिटर्न हुआ होगा 500 बीसी से लेकर के 100 बीसी के बीच में। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे किस में एरर है? आपको पता है कि रामायण के पहले क्या लगता है मेरे भाई, तो द लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि यहाँ पे द रामायण इज एन एंशियंट संस्कृत एपिक कहना ज्यादा सही होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? एरर। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं भैया। पहला सवाल बहुत ही आसान था, नंबर 2 पे आते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस ठीक है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आपको फिर से चूज करना है एरर किसमें है। हार्ड हैड सी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। आपने कभी सुना है कि हार्ड पहला सेंटेंस में आ रहा है, सेंटेंस के पहले शुरुआत कर रहा है? ऐसा नहीं होता है। हमको पता है कि ये एक इन्वर्जन का सेंटेंस है। अगर आप मैं इस हार्ड को भूल जाऊं थोड़े वक्त के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पूरा सेंटेंस एक इन्वर्जन को फॉलो कर रहा है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और ये तभी होता है जब हम कोई नेगेटिव सेंटेंस से, या फिर ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव वर्ड वाले सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हार्ड नहीं बल्कि हमको यूज करना पड़ेगा हार्डली, मतलब मुश्किल से। ये एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो हार्डली हैड सी थ्रोन द बास्केटबॉल, मुश्किल से उसने क्या किया था कि बास्केटबॉल पे थ्रो किया था बॉल को, व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। समझ गए बात? ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए, यहाँ पे हार्डली होगा क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड की रिक्वायरमेंट है। आपने पढ़ा भी होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। सी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर वेल्थ। वो अपना धन का दिखावा करना चाहती है हमेशा। यहाँ पे शो ऑन नहीं होता भैया। जब भी हम बात करते हैं दिखावा करने का, तो शो ऑफ होता है, ना कि शो ऑन होता है। बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। अभी तक के तीनों सवाल कुछ ज्यादा मुश्किल लगे नहीं है। आगे बढ़ते नंबर 4 पे आते हैं। इफ इट विल रेन टुमारो। इफ जो होता है एक कंडीशन को बताता है, और कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी हम विल, शैल या किसी मॉडल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? इट रेन्स। इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम। अगर ये रेन होती है टुमारो, तो हम क्या बोलेंगे? इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम। समझ के बाद नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर सवाल क्या बोलता है? ये कॉम्प्रिहेंशन है। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल क्या बोलता है? ठीक है, द पीरियड फ्रॉम 1858 टू 1905 वाज द सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है सीड, यानी कि बीज का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। मतलब बीज के बारे में कुछ बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेट करेगा एग्रीकल्चर से, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं। एंड द अर्ली नेशनलिस्ट फिल इन द ब्लैंक्स द सीड्स वेल एंड डीप। Instead of basing their nationalism or appeals to fill in the blank sentiments and passing emotions or abstract rights of freedom and liberty or on obscurantist appeals to the past। समझ रहे हो बात? मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि ये पूरी पूरी कहानी अच्छी बनने वाली है। द पीरियड फ्रॉम 1858 टू 1905 वो क्या था? एक सीड टाइम था इंडियन नेशनलिज्म का। उसमें क्या हुआ, जो अर्ली नेशनलिस्ट लोग थे उसने क्या किया, सीड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेल की बात कर रहा है और डीप की बात कर रहा है, हम सीड को क्या करेंगे? बोएंगे ना। तो बोने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ब्यूरी करेंगे। ब्यूरी तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को दफन करते हैं। तो दफन करने के अर्थ में हम ब्यूरिड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं आएगा। स्कैटर्ड का मतलब होता है तितर बितर कर देना। क्या हम सीड को तितर बितर करेंगे? अरे बिल्कुल नहीं। क्या हम थ्रो करेंगे, उसको फेंकेंगे? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि सो करेंगे। सो का मतलब क्या होता है? बीज को बो देना। तो अर्ली जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया? स्टोर किया सीड्स को अच्छे तरीके से और गहरे तरीके से। ठीक है, डीपली उसको बो दिया। इंस्टेड ऑफ बेसिंग द नेशनलिज्म और अपील्स टू, ठीक है, और अपील्स टू फिल इन द ब्लैंक सेंटिमेंट्स। वे जो सेंटिमेंट्स होते हैं ना, अब याद रखो। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 का ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, कि और अपील्स टू फिल इन द ब्लैंक्स है कि सैलो सेंटिमेंट्स, ग्राउंडेड सेंटिमेंट्स, डीप सेंटिमेंट्स और प्रोफाउंड सेंटिमेंट्स। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम देखोगे ना कि डीप का मतलब गहरा है, तो क्या हम गहरा सेंटिमेंट जोड़ सकते हैं क्या? आप मुझे बताओ। इंस्टेड ऑफ बेसिंग द नेशनलिज्म और अपील्स टू डीप सेंटिमेंट्स एंड पासिंग इमोशंस। आप याद रखिएगा, एक वर्ड हमारे पास होता है सैलो। सैलो का मतलब होता है छिछला होना, उथला होना।
हम अगर इस्तेमाल करते हैं सैलो के रूप में, बहुत सारे वर्ड को इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करना चाहें तो सैलो डेप्थ आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। छिछली गहराई या फिर उथली गहराई आप ये इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलो आप लेक के रूप में इस्तेमाल भी कर लेते हैं। सैलो आप यूज कर सकते हैं डिप्रेशंस के रूप में, ठीक है। या फिर यहाँ जो सेंटिमेंट वर्ड है, यहाँ भी आप सैलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके पहले वही वर्ड आते हैं जो कि यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन में। तो हम डीप सेंटिमेंट यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, सैलो सेंटिमेंट्स एंड पासिंग इमोशंस। समझ गए बात को। प्रोफाउंड का मतलब भी गहरा होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पासिंग इमोशंस और एब्स्ट्रैक्ट राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी और ऑन ऑब्सक्यूरेंटिस्ट अपील्स टू द पास्ट। अब यहाँ पे एक वर्ड है ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, इसका मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए। ऑब्सक्यूरेंटिस्ट का मतलब होता है प्रगति विरोधी। मतलब कोई चीज अगर प्रगति के रूप में जा रही है तो हम उसका विरोध करेंगे, तो हम क्या होंगे, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट। मुझे क्या बोला जाएगा, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, समझ गए। तो जो लोग प्रगति के विरोधी वाले थे उन्होंने अपील्स किया द पास्ट के लिए। दे fill in the blanks it in the hard headed and penetrating analysis of the complex mechanism of the modern imperialism and the stiff contradiction between the interest of Indian people and the British rule। जो लोग प्रगति के विरोधी थे उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, दे फिल इन द ब्लैंक्स इट, वो इस चीज को क्या कर दिया उन्होंने, माइंड करेंगे, कंट्रोल करेंगे, रूट करेंगे, ड्रॉप करेंगे। ये ड्रॉप जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है ड्राइव का, समझ गए बात। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, रूट कर दिया, उसको जड़ से मिलाने की पूरी कोशिश करी है। दे रूटेड इट इन ए हार्ड हेडेड एंड पेनिट्रेटिंग एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। जो मॉडर्न इंपेरियलिज्म हो रही है उसके बीच में पूरी तरीके से कोशिश करी कि हम इस चीज को पूरी तरीके से क्या करें, जड़ से इसको शामिल कर लें। और जो चीफ कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका मतलब क्या होता है, विरोधाभास की चीजें होती है बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल एंड ब्रिटिश रूल, उसको पूरी तरीके से क्या की जाए, कम्प्लेक्स बनाई जा सके, ठीक है। तो दे रूटेड इट इन हार्ड हेडेड and penetrating analysis of the complex mechanism of modern imperialism and the chief contradiction between the interest of the Indian people and the British rule। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया पैसेज है। द रिजल्ट वाज दैट, इस तरीके से जो इसका परिणाम निकला वो क्या था, द रिजल्ट वाज दैट दे फिल इन द ब्लैंक्स ए कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो इवॉल्व कर गए या फिर कोलैप्स कर गए, बैनिस हो गए, अपरूट कर गए। आप मुझे बताओ, ठीक है। अपरूट का मतलब जड़ से उखाड़ देना, ठीक है। तो ऐसा ये वर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा। हमें भाई इंपेरियलिज्म की बात कर रहे हैं, नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इवॉल्व होने की बात हो रही है। समझ गए बात। इसका रिजल्ट ये हुआ कि नेशनलिस्ट लोग और ये जो बीच में बातें चल रही थी उसके बीच में क्या हुआ, ये इवॉल्व हो गया, क्या चीज, एक कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम, ठीक है। ये इवॉल्व हो गया, ना कि कोलैप्स हुआ, ना कि बैनिश हुआ। बैन का मतलब किसी को बैन लगा देना कि भाई तुम ये काम नहीं करो, ऐसा नहीं है। वो क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। समझ गए बात। तो बोल सकते हैं द रिजल्ट वाज दैट दे इवॉल्व a common political and economic program which fill in the blanks rather than divided the different section of the people। वो चाहते थे, ये जो कॉन्ट्रडिक्ट वाले लोग थे, जो विरोध करने वाले लोग थे, ये चाहते थे कि उनके बीच में क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए, लोग अलग अलग हो जाएं। लेकिन उसके बदले में क्या हुआ, वो यूनाइट हो गए। वही कह रहा है कि एक कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, सॉरी उसका रिजल्ट ये हो गया जो यूनाइट कर दिया उन लोगों को, रेदर देन, इसका वर्ड हम कई यूज करते हैं जब हमें विरोध करना पड़े। जिसे हम बोलते हैं ना कि जैसे अगर मुझे बोलना पड़े कि चाय इज फेयरली हॉट, अगर मैं बोलूं कि द टी टी इज फेयरली हॉट, ठीक है। और एक वर्ड होता है हमारे पास, टी इज रेदर हॉट। अब तुम बोलोगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों ही सही है दोनों ही गलत है, लेकिन केस अलग अलग है। अगर हम ठंड के दिन में चाय पी रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, टी इज फेयरली हॉट। अगर हम गर्मी के दिन में चाय पी रहे हैं तो क्या बोलेंगे, टी इज रेदर हॉट। तो ये एक विरोध के रूप में दिखाता है रेदर, अगर मुझे वो चीज नहीं मिले तो क्या बोलेंगे, विच यूनाइटेड रेदर देन डिवाइडेड द डिफरेंट sections of the people। Later on, the Indian people could gather around this program and wage powerful struggles। यही कारण था कि जो बाद में क्या हुआ कि जो इंडियन पीपल थे बाद में गैदर हो गए, इकट्ठा हो गए एक साथ इस प्रोग्राम के जरिए, और वेज किया पावरफुल स्ट्रगल्स को, बड़े बड़े संघर्ष को उन्होंने पारित किया।
आपने देखा होगा ये वाला संघर्ष किसने किया, ये वाला संघर्ष किसने किया, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखा होगा बहुत सारी चीज़ों को। ये वही चीज़ है, उसका कुछ एक पार्ट हिस्सा को इस कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप में आपको दे रखा है। ये बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो डिसॉल्व नहीं होगा, डिसॉल्व का मतलब हो जाता है टूट जाना, बिखर जाना, जो कि यहाँ पे ऑप्शन चूज नहीं होगा। हमें यहाँ पे इसका अपोजिट लिखना है, ठीक है। क्लासिफाई करना, इसको भी अलगाव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेट करना यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सन के रूप में जोड़ देना, कॉम्प्लिकेट कर जटिलता को शामिल करना, जो कि यहाँ पे ये वर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया सवाल, बढ़िया। आप आगे बढ़ते नंबर 10 पे आते हैं। इट टुक 4 आवर्स स्ट्रेट टू फिल इन द ब्लैंक्स द डील विद द रीजनल कंपनी। एक वर्ड होता है, याद रखिएगा हमेशा, कुछ इंग्लिश में ना एक्सेप्शंस भी हैं, याद रखिएगा इस चीज को। क्लोज द डील, हमेशा ये वर्ड यूज करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर ये स्टॉप लगाने में क्या दिक्कत है, बात तो सेम ही है, लेकिन नहीं, ये वर्ड इसके संग क्लोज ही आएगा, हमेशा आएगा। क्लोज द डील का मतलब ही होता है, जैसे आप बोल सकता हूँ कि ये एक फ्रेज भी आप कह सकते हैं कि जो क्लोज द डील ऐसा चीज है कि एक कॉमन बिजनेस टर्म है। आप इसको बोल सकते हैं कि क्या है ये कॉमन बिजनेस टर्म है, जिसका मतलब ही होता है कि सक्सेसफुली कंप्लीट करना एक सेल्स ट्रांजेक्शन को या फिर एग्रीमेंट को। हम क्या बोलेंगे, हमने डील क्लोज कर दिया। अगर आप सक्सेसफुली किसी डील को आप करना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन को या फिर एग्रीमेंट को, तो हम क्या बोलेंगे, हमने डील को क्लोज कर दिया, नहीं क्लोज द डील कर दिया हमने। चाहो तो आप लिख लो, हम लिख देते हैं आपके सामने, ठीक है मेरे भाई। चाहो तो आप लिख लो, सक्सेसफुली सक्सेसफुली complete a sales transactions, ट्रांजेक्शंस नहीं बोल सकते, यहाँ पे हमने ए लिखा है। सक्सेसफुली कंप्लीट और सेल्स ट्रांजेक्शन और अग्रीमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, क्लोज द डील। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, 11 में क्या बोलता है, तेजा फॉलोड हिज फ्रेंड्स एडवाइस सो नाउ ही इज इन डीप वाटर। डीप वाटर एक इडियम है जिसका मतलब होता है समस्या में हो जाना, इन ट्रबल। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 12 पे आते हैं। इन करेक्टली स्पेल्ड कौन सा, एक्वायर। एक्वायर होता है क्या, AQUIRE। एक्वायर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्राप्त करना। क्या हमने भी गलत लिखा है क्या, एक्वायर हमने भी गलत लिख दिया मेरे भाई, ऐसे लिखते हैं क्या, मैंने भी लगता है गलत लिख दिया है। ठीक है, तो एक बार जरा मैं गूगल से पूछ लेता हूँ, कभी कभी होती है आसान चीजें आप भूल जाते हैं, है ना। तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। आप मुझे बस 30 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं गूगल से हेल्प लेता हूँ। ठीक है, कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि अच्छा कौन सा वर्ड सर्च कर रहा है भैया ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये वाली सही है, एक्वायर ये वाली सही है। ठीक है, यहाँ पे क्यू के पहले क्या आता है, सी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है किसी को बधाई देना, कैटेगरी तो कैटेगरी है, सूचीबद्ध करना, हाइजीन का मतलब। ठीक है, आगे बढ़े। फिर से यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी स्पेलिंग एरर है। आप देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन जिसका नाम क्या है, अमर्त्य सेन, हैज टॉट इन इंडिया, ब्रिटेन में और यूएस में, हर जगह पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड जो है वो मिस्टेक है, इस वर्ड का नाम क्या है, एकेडमिशियन। ये क्या होता है, MI होता है। क्या होता है भैया, MI। इसका मतलब क्या होता है, एकेडमिशियन का मतलब क्या होता है, स्कॉलर को बोलते हैं एकेडमिशियन, स्कॉलर को ही बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है भैया, इसको बोलते हैं विद्वान, इसी को बोल सकते हैं लर्नड, है ना। तो ये सारे वर्ड इस एक ही वर्ड के लिए आ सकता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 14 क्या कह रहा है कि द रोड विच कनेक्टिंग द टू स्टेट्स इज ओवर क्राउडेड। द रोड विच कनेक्टिंग नहीं बल्कि विच कनेक्ट्स, ऑलवेज प्रेजेंट इंडिफिनिट। आगे बढ़े, 15 नंबर सवाल क्या बोलता है, एज आई हैव नो टाइम टू डिस्कस द पॉइंट्स आई रोट ए लेटर टू हर, सॉरी सॉरी आई रोट अ ईमेल टू हर। बिल्कुल ठीक। हमें ईमेल की बात अगर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ईमेल के पहले ए का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ईमेल जो है एक वॉवेल है, से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे भैया, आर्टिकल एन लगाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, डिफीट वर्ड का एंटोनिम क्या होगा। डिफीट का मतलब किसी को हरा देना, पराजित करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विक्ट्री, जीत जाना। गेन का मतलब प्राप्त करना, सबजुगेट का मतलब किसी चीज के किसी को अधीन कर लेना, वारफेयर का मतलब भी क्या होता है, युद्ध ही होता है, और किसी को अधीन करना, सबजुगेट करना। आगे बढ़े, एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, वर्ड हमारे पास है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है जो बड़ा ही मित्रवत है, एमिकेबल वर्ड भी होता है और एमिएबल भी होता है। याद रखिएगा इस चीज को, दोनों ही वर्ड बहुत फेमस है। जो फ्रेंडली है उसको हम क्या बोलेंगे, एमिएबल, एमिकेबल।
तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, जो अनफ्रेंडली है। बाकी सब मतलब आपको पता ही है, हेटफुल का मतलब ऋणात्मक। आगे बढ़े। द कमिटी डिपोज्ड हिम फ्रॉम हिज ऑफिस, ये वर्ड बढ़िया है। डिपोज्ड का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपोज्ड? डिपोज्ड का मतलब होता है निकाल देना, किसी को अपदस्थ कर देना। कमिटी ने क्या किया, उसको निकाल दिया उसके ऑफिस से। तो किसी को निकाल देना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेग्रीगेट करना का मतलब भी होता है अलग करना। प्रमोट करना मतलब हम किसी को बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे भैया तुम तो शामिल हो सकते हो, तुम तो आ सकते हो। इंटरेक्ट करना वो अलग है, किसी से बातचीत करना, इंटरेक्ट करना वो अलग है। डेमोलिश्ड का मतलब ये वही कोलैप्स वाली चीजें हैं, ढह जाना, बिखर जाना। यहाँ पे ना ही ये वर्ड होगा ना ही ये वर्ड होगा, बल्कि प्रमोट इज द रिक्वायर्ड वंस। ठीक है। डिपोज का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रमोट करना, इस ऑप्शन के अनुसार। बाकी आप तो लिख सकते हो डिपोज का मतलब क्या बोलेंगे, अपदस्थ कर देना, अपदस्थ करना, या फिर हटा देना, निकाल देना, जो भी आप चाहो तो लिख सकते हो। नंबर 19 पे आते हैं। एप्रोप्रिएट एंटोनिम क्या होगा आपके इस वर्ड के लिए? वर्ड आपके पास ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगली। स्टिंगी, स्टिंगी का मतलब भी होता है शायद कंजूस होता है, मुझे लगता है स्टिंगी का मतलब कंजूस होता है, हाँ उम्मीद तो है। स्लिमी जो पतला है। पंजेंट का मतलब तीखा, पंजेंट का मतलब तीखा। ठीक है, या फिर अकाट्य, ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हैं पंजेंट के लिए। ठीक है, नहीं पंजेंट का मतलब तीखा ही होगा। कोजेंट होता है अकाट्य, जिसको हम कोई काट नहीं सकते। ठीक है। एट वंस फिंगर टिप्स, एट वंस फिंगर टिप्स, इसका मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ। ये बहुत फेमस एडियम है, आपको पता होना चाहिए जिसका मतलब क्या होता है। नहीं बोलते कि मेरी सारी चीजें मुझे तो अपने उंगलियों पे याद है। एट वंस फिंगर टिप्स। ठीक है। समथिंग विच इज रिडली एक्सेसिबल या फिर अवेलेबल, जो मुझे अवेलेबल आसानी से हो सके, जो आसानी से आपके आप उसके पास पहुंच सके, उसको बोलेंगे एट वंस फिंगर टिप्स। नहीं बोलेंगे दिस इज एट योर फिंगर टिप्स, ये सारी बातें आपके फिंगर टिप्स पे है। मतलब एक कंप्लीट नॉलेज होना, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। एट वंस फिंगर टिप्स, ये एक एडियम है। एंटोनिम क्या होता है? वर्ड आपके पास है इंटरेक्ट करना, किसी से मिलना जुलना, इंटरेक्ट करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट। इंटरमिंगल तो अलग वर्ड है। डिस्कनेक्ट हो जाना मतलब क्या बोलेंगे भैया? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट्स। आगे बढ़े। कोऑपरेट्स का मतलब एक दूसरे का साथ देना। इंटर रिलेट्स का मतलब एक दूसरे से संबंध, जो अंतर्मुखी बोलते, क्या बोलते हैं उसको, अंतर संबंध, आप इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है, कुछ वर्ड के हिंदी बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। एंटो एंटोनिम कुछ आपसे वर्ड हमारे पास है। स्ट्रेनुअस, इसका मतलब होता है जो बड़ा ही, स्ट्रेनुअस का मतलब जो बड़ा ही कठिन है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रेनुअस। द रॉकी टेरेन मेड द हाइक डिफिकल्ट एंड स्ट्रेनुअस, बहुत ही कठिनाई वाली टेरेन थी, रास्ते थे, तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेनुअस। उसका उल्टा क्या हो जाएगा भैया? इजी, आसान। बहुत ही आसान ऑप्शंस हैं, आप आसानी से इसको चूज कर सकते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है। हॉस्पिटल फॉर पीपल विथ मेंटल इलनेस, इसके लिए वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं? एजाइलम, शरण स्थली बोलते हैं ना उसको, एजाइलम। ठीक है। हैंगर क्या होता है? विमान गृह, जहाँ विमान को रखे जाते हैं। ड्रगिस्ट तो पता ही है आपको, और शेल्टर का मतलब तो रहने की जगह। आगे बढ़े। आसान क्वेश्चन है इस वाले, सिर्फ टाइम मुझे लगता है। चिल्ड्रन should avoid giving out personal details online which will identify them or their location. Children should avoid giving out personal details, ठीक है, ऑनलाइन, which will identify them or their location। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि जो ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट है, इसके लिए हम कौन सा इस ऑप्शन का अप्रोप्रिएट यूज कर सकते हैं? ये बढ़िया सवाल है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, चूज करो कौन सा आपका सही हो सकता है। चिल्ड्रन को अवॉइड करना चाहिए अपने पर्सनल डिटेल्स को देने से ऑनलाइन। कहीं भी आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए, या फिर कुछ भी, तो बोलता है कि ये वाली डिटेल्स तो ये भरो, वो भरो, अपने कार्ड डिटेल्स भरो, सेव कर दो अपने कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को, सब कुछ सेव कर दो। तो इस तरीके से अगर आप सब कुछ डिटेल्स को बांटते रहेंगे ऑनलाइन, तो क्या होगा, ये आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपके लोकेशन को, आपके हर चीज को पहचान लेंगे। वो ये वही सेंटेंस यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन चूज करते हैं, विच एवर कैन। नहीं, अगर बोलना ही होता है तो सिर्फ विच कैन बोलते हैं, विच एवर कैन क्यों बोलेंगे? ये एक बहुत ही गलत ऑप्शन। विच माइट लीड, इतना गंदा। व्हाट विल, व्हाट का कोई मतलब ही नहीं है, व्हाट विल क्यों, मतलब ही नहीं है। दैट कुड, दैट कुड इज द रिक्वायर्ड आंसर।
children should avoid giving out personal details online that could identify them or their location, जो उनके लोकेशन को पहचान सकता था, क्योंकि यहाँ पे could एक पास्ट टेंस में रूप किया इस्तेमाल किया गया चीज, जिससे आप जानते भी होंगे, जैसे हम वॉइस को कन्वर्ट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं नरेशन को भी, तो विल या शैल कन्वर्ट होता है किसमें, शुड में। ठीक है, अगर पास्ट टेंस में होता है तो विल या शैल कन्वर्ट होता है शुड में। तो हम बोल सकते हैं इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं मुझे पास्ट टेंस की हल्की सी झलक दिख रही है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी मैं ऑप्शन इतने गंदे हैं कि तुम चूज कर सकते हो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। बाकी मुझे लगता है कि विच विल भी सही हो सकता है। ठीक है, बाकी मुझे लगता है कि विच विल भी सही हो सकता है, बाकी आप कमेंट करना। दैट कुड आइडेंटिफाई देम और देयर लोकेशन इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ेंगे, नंबर 25 क्या कहता है, एक वर्ड रेजिस्टेंस है, इस वर्ड का एंटोनिम क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। तो पहली बात, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध करना, विरोध करना। ठीक है, इसके लिए और भी वर्ड आते हैं फेमस फेमस, जैसे आप बोल सकते हो काउंटर एक्शन। क्या बोल सकते हो, काउंटर एक्शन करना, विरोध करना। या फिर आप ये बोल सकते हो जैसे एंटागोनिज्म, है ना, विरोध करना, एंटागोनिज्म। ये वर्ड फेमस वर्ड है दोनों। इसका उल्टा आपसे पूछ रहा है, तो टेंडरनेस का मतलब क्या होता है, टेंडरनेस का मतलब होता है बहुत ही कोमलता से, बहुत ही नरमी से, दैट इज कॉल्ड टेंडरनेस। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब बोल सकते हो कितना हमारे अंदर सहनशीलता है, कितनी सहन शक्ति है, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। अवेयरनेस का मतलब हम कितना अवेयर हैं किसी लापरवाही के प्रति, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस, जागरूक होना। रिलायंस, रिलायंस बन गया किससे, तो आप बोलेंगे रिलाई से बन गया रिलायंस। रिलाई का मतलब क्या होता है, निर्भर होना, यानी रिलायंस का मतलब क्या बोलेंगे, निर्भरता। निर्भरता इज द वर्ड ऑफ रिलायंस। ठीक है, अब तुम खुद ही बताओ कि रेजिस्टेंस एक तरफ जहां तुम प्रतिरोध कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, और एक तरफ तुम चुपचाप सहन कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टॉलरेंस। तो विद दिस गिवन ऑप्शंस मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी टेंडरनेस जो है वर्ड है, ये वाला भी कोमलता मैंने बताया था, कोमलता या नरमी, तो ये वर्ड भी होने की संभावना है, लेकिन ज्यादा सटीक कौन सा वर्ड होगा, तो आप बोलेंगे टॉलरेंस, बिकॉज वहां पे सहन शक्ति है, आप बर्दाश्त कर रहे हो, और एक तरफ आप विरोध कर रहे हो, तो दोनों के अपोजिट वर्ड्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग द वीडियोज, थैंक यू सो मच।